वो बाहर की सबसे खूबसूरत सुबह थी। फूल खिल रहे थे, पक्षी गा रहे थे और एक 26 साल के गरीब लड़के की पूरी जिंदगी सिर्फ एक झूठ के सहारे लटकी हुई थी। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? चलिए कुछ पहले चलते हैं। कस्बा गुलाबपुर का ये तंग बाजार हर सुबह एक ऐसी धुन धुन से भरता था जैसे कोई बुजुर्ग हुनरमंद किसी पुराने त्योहार की तैयारी कर रहा हो। दीवारों पर लाल गुलाब जैसे रंग का प्लास्टर चढ़ा हुआ था। गलियां इतनी तंग थी कि 2 आदमी आमने सामने से नहीं गुजर सकते थे, मगर इस तंगी के बावजूद यहां जिंदगी की एक अलग ही गर्मी थी। लोगों की आवाजें, लोहे की कड़काहट, खाने की खुशबू और बाहर की इस सुबह जो ताजी हवा आ रही थी जिसमें किसी दूर के बाग से गुलाब की महक मिल रही थी। बाजार के आखिर में एक कोने में सहील एक छोटी सी दुकानदारी पर बैठा था। उसके सामने लकड़ी का एक टोकरी रखी थी जिसमें ताजा गुलाब के फूल रखे थे, लाल, सफेद, हल्के गुलाबी, सुबह सुबह तोड़कर लाया हुआ। सहील का काम सादा था, ये फूल बाजार में बेचना, थोड़ा पैसा कमाना और घर ले जाना। मगर इस सादे काम के पीछे एक ऐसी कहानी थी जो शायद हर गुजरने वाला शख्स नजरअंदाज कर देता। सहील की उम्र 26 साल थी। 26 वो उम्र जब दूसरे लड़के अपना घर बसाते हैं, अपनी बीवियों के साथ बाजार में घूमते हैं, अपने बच्चों को ठंड में कपड़े पहनाते हैं। मगर सहील सुबह 4 बजे उठता था। सुबह से बाहर जो कुछ खेत थे वहां से फूल तोड़ता था, फिर बाजार आता था, दिन भर बेचता था और शाम को जो कुछ पैसे कमाता था उसी से अपने अब्बू की दवा, अम्मी का आटा और घर की छत की मरम्मत ये सब चलाता था। उसका अब्बू हाजी अब्दुर रहमान कई महीनों से बीमार थे। सांस लेने में दिक्कत होती थी, खांसते रहते थे, रात को बिल्कुल नहीं सोते थे। मक्की के हकीम ने कहा था कि इन्हें शहर के बड़े हकीम के पास ले जाए, वहां दवा मिल सकती है। मगर वो दवा की कीमत इतनी थी जो सहील के लिए सोच भी नहीं सकता था। 26 साल का लड़का जिसके कंधों पर सिर्फ फूलों का टोकरी नहीं बल्कि अपने खानदान की पूरी जिंदगी रखी हो, वो कैसे उस कीमत का सोच सकता था? जब सहील सुबह घर से निकलता तो अम्मी बीबी फातिमा दरवाजे पर खड़ी होती। उनके चेहरे पर एक वैसी मुस्कान होती थी जो सिर्फ अम्मी ही रख सकती है। बेटे को जाते देखकर दिल टूट रहा हो, मगर जुबान पर सिर्फ ये आए कि खुदा आपको महफूज रखे बेटा, जल्दी आना। और सहील हमेशा सर हिलाकर चला जाता। मगर अंदर से उसे मालूम था कि वो जब वापस आएगा तो अम्मी की आंखें लाल होंगी, क्योंकि अब्बू ने फिर से रात भर नहीं सोने दिया होगा। इन दिनों बहार थी। गुलाबपुर का बाजार भी बाहर से सजने लगा था। दीवारों पर झाड़ियां लटक गई थी। दुकानदारों ने अपनी दुकानें फूलों से सजाई थी। सुबह की हवा में ऐसी खुशबू आ रही थी कि सांस लेने से रूह तक तकती महसूस होती थी। मगर सहील के लिए यह बहार कुछ और ही थी। बाहर दुनिया खिल रही थी, रंग बिखर रहे थे और उसके अंदर कोई चीज रोज बरोज सूखती जा रही थी। एक दिन सहील ने अपने अब्बू के सामने बैठकर हाथ पकड़ लिया। अब्बू के हाथ ठंडे थे, उंगलियां पतली हो चुकी थी। अब्बू ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। सहील का गला बंद हो गया। उसने अब्बू का हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, अब्बू आप ये मत कहिए, आप मेरे लिए सब कुछ है। मगर अब्बू की आंखों में कुछ चीजें थी, एक शर्म, एक बहली जो सहील के अंदर उतरकर कुचलने लगी। इस रात अम्मी ने जब सोचा कि सहील सो गया है तो अब्बू के सामने हिम्मत दिखाई। तुम ठीक हो जाओगे अब्दुर रहमान, खुदा की मर्जी में भलाई है। मगर जब वो बाहर निकले और आंगन में आई तो वहां दीवार से लगकर कुछ देर खड़ी रही और फिर आंखों से जो कतरे निकले वो चुपचाप बह गए। वो अपने बेटे की उम्र के बारे में सोच रही थी। 26 साल हो गए, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, सिर्फ ये तीनों, और ये लड़का उनके सैकड़ों खाने का फिक्रमंदा है। पड़ोसी क्या कहेंगे, लड़के की शादी कब होगी, ये आंसू वो छुपाकर रोती थी। कभी अब्बू के सामने, कभी बेटे के सामने, मगर रातें वो अकेली रोती थी। और सहील जानता था कि अम्मी रोती है। उसने दीवार के पीछे से सुन चुका था कई बार, मगर वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि बोलने का मतलब था अपनी बहली को और बड़ा करना। दोस्तों, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगली सुबह सहील जैसे ही अपनी टोकरी लेकर बाजार के अपने मकाम पर बैठा
कि उसने ऐसी आवाज सुनी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। ना इस बाजार में, ना किसी और जगह। एक लड़की उसकी दुकान के सामने खड़ी थी और उसके गुलाबों को देख रही थी। साहिल ने पहले तो उसे मामूली नजर से देखा। बाजार में तो लड़कियां आती जाती थी, फूल खरीदती थी, चले जाती थी। मगर फिर उसकी नजर एक पल रुकी और वो कुछ देर तक उसे देखता रहा। वो लड़की कुछ अलग थी, ना उसके कपड़ों से, ना उसके जेवरात से, बल्कि उसके चेहरे से। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे वो खुद को किसी पुरानी किताब समझती हो जो कोई नहीं पढ़ता। उसकी आंखें गहरी थी, किसी पुराने कुएं जैसी, जिसमें अगर आप झांके तो पानी तो नजर आए मगर उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लग सके। उसके बाल एक सादा सा पगड़ी में बंधे थे, मगर कुछ बाल सामने आ गए थे जो उसके माथे पर पड़े थे। और उसका चाल ऐसा था जैसे वो जमीन पर कदम रखने से पहले ये सोचे कि ये कदम कहाँ रखना है। साहिल को अचानक महसूस हुआ कि वो उसे घूर रहा है, तो वो झिझका और नीचे देखने लगा। ये गुलाब कितने के हैं? लड़की ने पूछा। उसकी आवाज में एक नरमी थी मगर उसमें ठोसपन भी था। 2 पैसे एक गुच्छा, साहिल ने बिना देखे कहा। 2 पैसे? लड़की ने एक गुलाब उठाया और उसे आसमान की तरफ उठाकर देखा, जैसे उसे रोशनी में जांचना हो। ये तो शहर के बड़े बाजार में 5 पैसे का मिलता है। साहिल ने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था। वहां दुकानदार का किराया भी शामिल है। यहां तो मैं खुद तोड़ कर लाया हूं। खुद तोड़ कर लाया? लड़की ने अभी तक गुलाब हाथ में पकड़ा हुआ था। मतलब आप सुबह सुबह खेतों में जाते हैं? हां, साहिल ने कहा, अभी भी जमीन देख रहा था। लड़की ने उसकी तरफ कुछ देर देखा। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, ना डर, सिर्फ एक तरह की समझबूझ थी, जैसे वो उसकी जिंदगी का हिसाब लगा रही हो। फिर उसने गुलाब वापस टोकरी में रख दिया और 3 पैसे रखे और बिना कुछ कहे चल दी गई। साहिल ने पैसे उठाए और उसकी पीठ की तरफ देखा। लड़की तंग गली में घुस गई और नजर से गायब हो गई। उसके पीछे एक खुशबू बची थी, गुलाब की नहीं, किसी और चीज की, जैसे किसी पुरानी लाइब्रेरी की किताबों की खुशबू, सूखा कागज और लकड़ी की। इस दिन साहिल को लगा कि वो खुशबू उसके दिमाग में बसी हुई है। वो दिन भर फूल बेचता रहा मगर उसका ज़हन कहीं और था। वो सोच रहा था कि वो लड़की कौन थी, उसकी आंखों में वो गहराई क्यों थी, उसने 3 पैसे क्यों दिए जब उसने 2 पैसे कहे थे। और फिर उसने खुद से कहा, साहिल, तू फूल बेच, लोगों की आंखों में गहराई तलाशने का काम नहीं तेरा। मगर कभी कभी दिल किसी बात सुनने से इनकार कर देता है। अगले दिन वो लड़की दोबारा आई और फिर उसके बाद दूसरे दिन भी। हर बार वो एक गुच्छा गुलाब खरीदती, कुछ देर खड़ी रहती और फिर चली जाती। कभी कभी कोई बात पूछती, आपका घर कहाँ है? ये गुलाब किस खेत से आते हैं? सुबह सुबह तोड़ना मुश्किल नहीं होता? साहिल एक शब्द या 2 अल्फाज में जवाब देता, मगर हर दिन उसके सवालों के जवाब में एक लफ्ज 2 ज्यादा हो जाता। एक दिन लड़की ने पूछा, आपका नाम क्या है? साहिल, मैं दरना हूं। और बस इतना ही। मगर साहिल को लगा जैसे उसने किसी दरवाजे का ताला खोल लिया हो, दरवाजा जो सालों से बंद था मगर उसे पता भी नहीं था कि अंदर क्या है। दरना के बारे में साहिल को अभी तक ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, ना ये कि वो कहाँ रहती है, ना ये कि उसका घर बार क्या है। मगर एक बात वो महसूस कर रहा था, ये लड़की किसी मामूली वजह से यहां नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में जो गहराई थी वो किसी तलाश वाली की गहराई थी, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो और उसे यकीन हो कि वह चीज कहीं उसके करीब है। मगर किस्मत ने अभी एक और खेल खेलना था। गुलाबपुर का बाजार एक तरफ खूबसूरत था, रंगीन, खुशबूदार, जिंदा, मगर दूसरी तरफ इस बाजार की एक काली रिवाजत थी जो हर गरीब शख्स जानता था मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। मलिक अजीज खान, ये नाम गुलाबपुर में एक बूत की तरह था जिसका डर सबके दिल में बैठा था। वो कस्बे का सबसे बड़ा जागीरदार था। उसकी जमीनें दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका हवाला बाजार की हर दुकान पर था और उसके चेहरे पर एक ऐसी तसल्ली थी जैसे उसने दुनिया को जीत लिया हो और अब सिर्फ वक्त गुजार रहा हो। मलिक अजीज खान की एक खास आदत थी, वो हर साल बहार में अपने महल के बाग को नए फूलों से सजाता और इन फूलों के लिए वो बाजार के हर फूल बेचने वाले से लगभग मुफ्त में फूल लेता। ना कि वो खुद मांगता,
बल्कि उसके आदमी आते, फूल उठाते और अगर कोई बोले तो सिर्फ एक नजर काफी थी। सहील भी उसका शिकार था, क्योंकि उसके गुलाब सबसे ताजा होते, सबसे खुशबूदार होते। मलिक अजीज के आदमी हर हफ्ते आते और उसकी टोकरी से आधे से ज्यादा फूल ले जाते, और अगर सहील कोई बात करता तो वो आदमी हंसकर चला जाता। सहील भाई, मलिक साहब का एहसान कबूल करो, तुम्हारा तो नाम हो जाएगा। सहील चुप रहता, क्योंकि उसके पास चुप रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। मगर एक दिन एक बात हुई जिसने पूरा मंजर बदल दिया। सहील का घर कस्बे के सबसे पुराने इलाके में था, जहां की दीवारें गिरी हुई थी, गलियां तंग थी और लोग इतनी गरीबी में रहते थे कि कभी कभी उधार की रोटी भी नहीं मिलती थी। मगर इस इलाके के बीच में एक कुआं था, पुराना, गहरा, और ये कुआं इस इलाके की एकमात्र पानी की जगह थी। इस कुएं का पानी मीठा था, ठंडा था, और बाहर में तो ये कुआं एक जादू जैसा लगता था, क्योंकि उसके आसपास झाड़ियां उग आती थी और मिट्टी में से एक खुशबू आती थी जैसे जमीन खुद को सजाए। मलिक अजीज खान इस कुएं पर आंखें डाले हुए थे, क्योंकि इस कुएं के आसपास जो जमीन थी वो अगर उसके मिल में आ जाए तो वहां एक बाग लगा सकता था, और वो बाग उसे लाखों का फायदा दे सकता था। मगर मसला ये था कि ये कुआं सदियों से इस इलाके के लोगों का था। ये उनका हक था, उनके दादा दादा ने खोदा था। एक रात सहील जब घर से बाहर निकला अब्बू को पानी पिलाने, तो उसने देखा कि कुएं के करीब 2 आदमी खड़े हैं और वो कुएं में कुछ डाल रहे हैं। सहील ने जब करीब जाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कुएं में कुछ जहरीला मादा डाल रहे थे, यानी पानी को खराब कर रहे थे, ताकि लोग कुएं का पानी इस्तेमाल ना करें और फिर कहा जाए कि ये कुआं खराब हो गया है, अब इसकी जरूरत नहीं, और मलिक अजीज खान वहां अपना बाग लगा ले। सहील का दिल जोर से धड़का। वो चुपके से वापस आ गया, मगर उसके पैर कांप रहे थे, क्योंकि उसने समझ लिया था कि यह सिर्फ पानी का मसला नहीं था, ये इस इलाके के लोगों की जिंदगी का मसला था। अगर ये कुआं खराब हुआ तो उनके पास पानी के सिवा कोई जरिया नहीं था, और फिर उन्हें यहां से जाना पड़ेगा, और मलिक अजीज खान को वो जमीन मिल जाएगी। सहील ने इस रात बहुत सोचा, क्या करे, किससे बोले। कस्बे का काजी मलिक अजीज का आदमी था, दरबार में कोई नहीं सुनेगा, और अगर उसने आवाज उठाई तो मलिक अजीज उसे और उसके बीमार अब्बू को बुरी तरह तंग करेगा। और फिर एक ऐसी बात सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। सहील ने अगले दिन बाजार में दरना को देखा तो एक पल के लिए उसके दिल में यह ख्याल आया कि शायद वो उससे बात करे, शायद उसे बताए कि रात को क्या देखा। मगर फिर उसने सोचा, ये लड़की कौन है, उस पर क्यों भरोसा करे। दरना ने जैसे ही उसके पास आई तो उसकी नजर पड़ी। सहील, आज आपका चेहरा क्यों फीका है। सहील ने सर हिलाया, कुछ नहीं। दरना ने उसकी आंखों में देखा और फिर आहिस्ता से कहा, आप कुछ छुपा रहे हैं, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे इल्म है, बल्कि इसलिए कह रही हूं कि आपकी आंखें बता रही है। सहील ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर आंखें नीचे कर ली और फिर उसने बात कर दी। रात को कुएं के पास जो देखा वो सब बताया। जहरीला मादा डालते हुए आदमी, मलिक अजीज का नाम, और डर कि अगर उसने कुछ कहा तो क्या होगा। दरना ने खामोशी से सुनी। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई, ना डर, सिर्फ एक सख्त हो जाने का अंदाज था, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। आपने किसी को बताया? दरना ने पूछा। नहीं। अच्छा किया, अभी मत बताइए, लेकिन लोगों को पानी चाहिए, अगर वो जहर पिएंगे तो। मैं जानती हूं। दरना ने उसकी बात रोक दी, लेकिन आपको समझना होगा कि मलिक अजीज एक आदमी नहीं है, वो एक निजाम है। उसके आदमी हर जगह हैं। अगर आपने आवाज उठाई तो वो आपको चोर बना देगा, या बदतर आपके अब्बू को। सहील का खून सख्त हो गया। मेरे अब्बू को कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही कि होगा, मैं ये कह रही हूं कि वो ये कोशिश करेगा, और आपके पास उससे बचने का कोई जरिया नहीं, सिवाय इसके कि समझदारी से काम लिया जाए। सहील ने देखा कि दरना बेहद गंभीर है। यह कोई मामूली बात नहीं थी। इस लड़की के अंदर एक वैसी ताकत थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी, मगर वो महसूस कर रहा था कि ये लड़की किसी छोटे से घर से नहीं आई है। उसके पीछे कोई वास्ता है, कोई मकसद है। आप कौन है? सहील ने सीधा सवाल किया। दरना ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी, मगर अब उसमें कुछ और भी था।
एक किस्म का दर्द, जैसे कोई पुराना जख्म अभी ताजा हो गया हो। जब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी, दरना ने आहिस्ता से कहा। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूं और मलिक अजीज के खिलाफ हूं, लेकिन अपने तरीके से। इस दिन के बाद सहील ने महसूस किया कि दरना की आमदरफ्त में तब्दीली आ गई। वो अब सिर्फ फूल खरीदने नहीं आती, वो बाजार के मुत्तफ़िक हिस्सों में जाती, लोगों से बातें करती, खास तौर पर उन लोगों से जो कुएं के इलाके में रहते थे। और जब वो वापस आती तो सहील की तरफ देखकर एक वैसी हल्की मुस्कान देती, जैसे कह रही हो, मैं काम कर रही हूं, तुम फिक्र मत करो। और सहील पहली बार अपनी जिंदगी में किसी पर भरोसा करने लगा था, और यह भरोसा उसे अजीब सी सुकून देता था, जैसे किसी ने उसके बोझ में से थोड़ा हिस्सा उठा लिया हो। मगर यह सुकून लंबा नहीं था। 3 दिन बाद सुबह जब सहील ने अपनी टोकरी उठाई तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर कोई चिट्ठी रखी हुई है, सरकारी मोहर लगी हुई, काजी के नाम से, जिसमें लिखा था कि सहील पर इल्जाम लगाया गया है कि उसने मलिक अजीज खान के महल से कीमती जेवर चुराया है और उसे आज दोपहर दरबार में हाजिर होना होगा। सहील के हाथ कांपने लगे। चिट्ठी उसकी उंगलियों से गिरकर जमीन पर पड़ गई। उसके पैर नीचे से फिसल गए। चोरी? उसने कभी किसी का साया छुआ नहीं था, और वो भी मलिक अजीज के महल का जेवर। ये तो मुकम्मल झूठ था। मगर वो झूठ किसने बनाया और क्यों? अब वो समझ गया, ये कुएं का बदला था। मलिक अजीज को पता चल गया था कि रात को किसी ने उसे देख लिया, और अब वो उसे ऐसे तरीके से बेइज्जती कर रहा था कि कोई उसकी बात ना सुने। सहील जब अंदर गया तो अम्मी ने देखा कि उसका चेहरा काला पड़ा हुआ है। बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, सच बोलो। सहील ने चिट्ठी अम्मी को दिखाई। अम्मी ने पढ़ी और फिर उनके हाथ कांपने लगे। ये झूठ है सहील। तुमने कभी? मैं जानता हूं अम्मी। तो फिर क्या करें? सहील ने देखा कि अम्मी की आंखों में एक वैसा डर था जो उसने पहले कभी नहीं देखा। यह डर अपनी बहली का था। वो जानती थी कि उनके पास कुछ नहीं है, ना पैसा, ना वास्ता, ना ताकत, और उनका बेटा जो बेगुनाह है वो सजा खाएगा। अब्बू को जब पता चला तो उन्होंने खांसते हुए कहा, बेटा, मैं चलकर काजी से मिलता हूं। अब्बू, आप नहीं जा सकते। आपकी सांस। तो फिर क्या होगा मेरे बेटे का? अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बहली से रो रहे थे। 26 साल के बेटे को बचाने के लिए एक बीमार अब्बू के पास सिर्फ आंसू थे। सहील ने अब्बू का हाथ पकड़ा। अब्बू, आप फिक्र मत कीजिए, खुदा है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मगर अंदर से वो टूट रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस कस्बे में मलिक अजीज के खिलाफ कोई रास्ता नहीं। दोपहर को जब सहील दरबार में गया तो वहां मलिक अजीज के आदमी पहले से खड़े थे। काजी बैठा था और सहील के सामने एक तख्त खड़ी थी जिसमें एक सुनहरी अंगूठी रखी थी। ये तुम्हारी दुकान से मिली है, काजी ने कहा, मलिक अजीज की तरफ देखकर। सहील ने देखा, वो अंगूठी उसने कभी नहीं देखी थी, मगर वो जानता था कि उसकी वजाहत करने का कोई फायदा नहीं। और उसी वक्त दरबार में दरना दाखिल हुई। दोस्तों, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। दरना ने दरबार में कदम रखा तो सबकी नजरें उसकी तरफ गई। वो एक सादा सफेद चादर पहने थी, उसके बाल एक धागे में बंधे थे, और उसके चेहरे पर एक ऐसी ठोसपन थी जैसे वो किसी अदालत में नहीं बल्कि किसी मामूली जगह पर बैठी हो। काजी ने उसे देखा। तुम कौन हो? मैं दरना हूं, और मैं इस लड़के की बेगुनाही की गवाही दूंगी। मलिक अजीज जो कोने में बैठा था उसने आहिस्ता से हंसा। गवाही? काजी ने पूछा, तुम किस आधार पर गवाही दोगी? इस आधार पर कि मैं खुद उसके साथ बाजार में बैठती हूं। वो सुबह से दोपहर तक फूल बेचता है और उसके पास ना तो वक्त होता है ना मौका कि वह किसी के महल में चोरी करे। ये तो बात नहीं, मलिक अजीज ने आहिस्ता से कहा। मेरी अंगूठी उसकी दुकान से मिली, मेरे नौकर ने देखा। आपका नौकर? दरना ने मलिक अजीज की तरफ देखा। क्या वही नौकर जो पिछली रात कुएं में जहर डाल रहा था? दरबार में एक वैसी सनसनी फैल गई, सबकी सांस रुक गई। मलिक अजीज का चेहरा एक पल के लिए बदला, मगर वो फौरन अपने रवैये में आ गया। ये अजीब बात है, कुएं में जहर? ये लड़की पागल है,
मलिक अजीज ने हंसकर कहा। काजी ने दरना की तरफ देखा। तुम्हारे पास सबूत है? अभी नहीं, मगर जल्द होगा, दरना ने कहा। सबूत के बगैर इल्जाम लगाना जुर्म है। काजी ने सहील की तरफ देखा। मैं फिलहाल तुम्हें रिहा करता हूं, मगर जल्द ही सबूत लाओ वरना। सहील को रिहा कर दिया गया, मगर वो जानता था कि यह रिहाई अर्जी थी। मलिक अजीज पीछे हटने वाला नहीं था। जब सहील बाजार से बाहर निकला तो दरना उसके साथ चल रही थी। दोनों चुप थे। बाहर की हवा चल रही थी। खेतों से गुलाब की खुशबू आ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और इन दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। एक जगह दरना ने रुक कर कहा, मैं जानती हूं कि आप बहुत परेशान हो, मगर मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इस काम के लिए ही यहां आई हूं। लेकिन आपको सिर्फ अपना काम करने दे, फूल बेचो, अब्बू की खिदमत करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मुझ कहानियां सुनने को मिले। सहील घर वापस आया। अम्मी ने देखा कि वो जिंदा है तो एक वैसी सांस ली जैसे धड़कन रुक गई हो। अब्बू ने पूछा, क्या हुआ? रिहा कर दिया गया अम्मी। अब्बू, खुदा ने वास्ता किया। अम्मी ने आंखें बंद करके शुक्र किया, मगर सहील जानता था कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। मलिक अजीज अभी भी वही था और वो अपना निशाना नहीं छोड़ने वाला था। इस रात सहील ने सोचा, दरना कौन है? वो कुएं में जहर डालने वाले नौकर को कैसे जानती है? उसे किसने भेजा है? क्या वह सच में उसकी मदद कर रही है या उसके पास कोई और मकसद है? सोचते सोचते रात गुजर गई। सुबह हुई, बहार की एक और खूबसूरत सुबह, मगर सहील के लिए यह बहार अब उतना खूबसूरत नहीं था। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ते गए। मलिक अजीज के आदमियों ने सहील की दुकान के सामने बैठना शुरू कर दिया। जो भी आता उन्हें धमका कर चला जाता, ये लड़का चोर है, इससे खरीदना मना है। दिन भर में सहील को सिर्फ 2-3 गुच्छे बेचने मिलते, जिससे उसकी आमदनी लगभग खत्म हो गई। घर में हालात अब इंतहा तक पहुंच गए थे। अब्बू की दवा के पैसे नहीं बचे थे। अम्मी ने अपने कुछ पुराने जेवर जो शादी से थे पड़ोसी से पैसे लेकर दवा लाई, मगर वो दवा भी मुकम्मल नहीं थी। एक रात सहील ने देखा कि अम्मी अब्बू के कमरे से बाहर निकले और आंगन में आई। वहां वो दीवार से लगकर बैठ गई और फिर वो रो पड़ी। कोई आ नहीं थी, कोई सिसकी नहीं थी, सिर्फ आंखों से पानी बह रहा था। खामोशी से, जैसे वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो मगर नहीं कर पा रही हो। सहील दरवाजे के पीछे खड़ा था। वो सुनता रहा और उसका दिल पत्थर सा होता गया। अम्मी ने आहिस्ता आहिस्ता बोला, जैसे खुद से बोल रही हो, खुदा, मेरे बेटे की उम्र हो रही है 26 साल, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, सिर्फ ये तीनों, और मैं उसे कुछ नहीं दे सकी। ना एक छत, ना एक मुनासिब खाना, ना इलाज। मेरा बेटा दिन भर मेहनत करता है और मैं सिर्फ देखती हूं। फिर उसने अपना मुंह दोनों हाथों में दबा लिया और उसके कंधे कांपने लगे। सहील का गला बंद हो गया, उसकी आंखों में भी पानी आ गया, मगर वो रो नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो रो दिया तो अम्मी को पता चल जाएगा और वो और ज्यादा टूट जाएगी। उसने चुपके से वापस अपनी जगह पर आ गया और रात भर आंखें खुली रखी। इस रात उसने खुदा से दुआ की, ऐसी दुआ जो बहली में निकलती है जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। खुदा, मैंने कुछ नहीं मांगा, ना दौलत, ना नाम, सिर्फ इतना कि मेरे अम्मी अब्बू को ठीक कर दे, मेरे घर को चलने दे। मैं मेहनत करूंगा, भूखा रहूंगा, मगर उन्हें तकलीफ ना हो। सुबह हुई। अम्मी ने जैसे कुछ नहीं हुआ था उसी मुस्कान के साथ सहील को भेजा, खुदा आपको महफूज रखे बेटा। सहील ने सर हिलाया और बाहर निकला। बाहर की हवा उसके चेहरे से टकराई, गुलाब की खुशबू आई, पक्षी गाए और उसे एक वैसा एहसास हुआ जैसे कोई कह रहा हो, सब्र करो, अभी रात बाकी है। मगर अंदर से वो टूट चुका था। 26 साल की उम्र में जब एक लड़का अपनी अम्मी के आंसू देखे बिना नहीं रह सकता
और जब वो उन आंसुओं की वजह खुद हो तो वो जिंदा भी मुर्दा है। और फिर एक ऐसी बात सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। अगले दिन दरना ने सहील से कहा, आज शाम को कुएं के पास आना, अकेले, किसी को मत बताना। सहील ने पूछा, क्यों? जब आओगे तो पता चल जाएगा। शाम को सहील कुएं के पास गया। बाहर की शाम थी। आसमान पर हल्का लाल रंग था। हवा में ठंडक थी। कुएं के आसपास झाड़ियां खिली हुई थी और एक पौधा था जिस पर सफेद फूल लगे थे। वो फूल अंधेरे में भी चमक रहे थे। दरना वहां पहले से खड़ी थी। उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी था, सफेद दाढ़ी वाला, चश्मे पहने हुए, सादा कपड़े। एक वैसा अजीज इंसान जिसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये कोई अहम शख्सियत है। सहील, ये, दरना ने बोलना शुरू किया। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर उसकी बात रोक दी और फिर उसने सहील की तरफ देखा। चश्मों के पीछे से उसकी आंखें चमक रही थी। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो तुमने रात को देखा वो सही था। मलिक अजीज के आदमी कुएं में जहर डाल रहे थे। हमने पानी की जांच करवाई है, सबूत है। सहील ने दरना की तरफ देखा। दरना ने आहिस्ता से कहा, सहील, ये मेरे अबूजान हैं। अबूजान? हाँ, मेरे वालिद सैयद नासिर हुसैन, वो काजी थे। इस कस्बे के 6 महीने पहले मलिक अजीज ने उन्हें काजी की जगह से हटा दिया क्योंकि उन्होंने मलिक अजीज के खिलाफ एक फैसला दिया था। मलिक अजीज ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया और उन्हें कस्बे से निकाल दिया। सहील के पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई। अब वो समझ रहा था दरना की आंखों में वो गहराई क्यों थी, वो दर्द क्यों था। ये लड़की अपने वालिद की बेइज्जती का बदला ले रही थी। वो यहां इसलिए आई थी कि मलिक अजीज के खिलाफ सबूत जमा करे। लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सहील ने पूछा। क्योंकि अगर मैं बताती तो तुम डर जाते। तुम्हारा ख्याल होता कि मैं अपना काम तुम पर डाल रही हूं। तुम चुप हो जाते और मैं चाहती थी कि तुम खुद देखो, खुद समझो और खुद फैसला करो। क्योंकि तुमने जो कुछ देखा वो तुम्हारे अपने खानदान के खिलाफ था, तुम्हारे हक के खिलाफ। बुजुर्गे सैयद नासिर हुसैन ने सहील के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, तुम्हें झूठा इल्जाम लगाया गया, मगर अब सबूत हमारी तरफ है। कल सुबह दरबार में पेश करेंगे। सहील ने कुएं की तरफ देखा। अंधेरे में पानी कम कम था, मगर वो पानी अभी भी वही था, मीठा, ठंडा, सदियों से यहां बहता आ रहा था और मलिक अजीज उसे छीनना चाहता था। इस रात सहील के अंदर कुछ बदला। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि वो अकेला नहीं है। दरना ने उस पर भरोसा किया। उसके अबूजान ने उसकी बात सुनी और सबसे बड़ी बात, उसने हक का साथ दिया। मगर अभी तक सब खत्म नहीं हुआ था। मलिक अजीज अभी भी वही था और वो हारने वालों में से नहीं था। कल सुबह जब सहील दरबार में गया तो वहां एक वैसा मंजर था जिसकी उसने तकीका नहीं की थी। दरबार में न सिर्फ काजी बल्कि एक और शख्स भी बैठा था, वही बुजुर्ग आदमी। लेकिन अब वो सादा कपड़ों में नहीं था। उसने एक जरीन चोगा पहना हुआ था। सर पर ताज नहीं था, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी वकारत थी कि सब समझ गए कि ये कोई आम आदमी नहीं है। ये अमीर शाहिद बाक्स था, गुलाबपुर और इसके आसपास के इलाकों का हाकिम, जो अक्सर भेस बदलकर अपने इलाकों का दौरा करता था। सहील को देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये वही बुजुर्ग था जो कुएं के पास खड़ा था, जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अमीर शाहिद बाक्स ने सहील की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें कोई रस्मियत नहीं थी, सिर्फ एक किस्म की मेहरबानी। बुलाइए सैयद साहब को, अमीर ने काजी से कहा। सैयद नासिर हुसैन आगे आए। उनके हाथ में कागजात थे, कुएं के पानी की जांच की रिपोर्ट, मलिक अजीज के नौकर का इकरार और सबसे बड़ी बात, वो फरमान जो बरसों पहले एक पुराने हाकिम ने जारी किया था, जिसमें लिखा था कि ये कुआं और इसके आसपास की जमीन हमेशा के लिए इस इलाके के लोगों की है। किसी जागीरदार को इस पर हक नहीं। मलिक अजीज का चेहरा देखने लायक था। उसकी मुस्कान गायब हो गई थी।
उसकी आंखें घूम रही थी। उसने काजी की तरफ देखा, मगर काजी ने सर नीचा कर लिया, क्योंकि अब वो जानता था कि अमीर खुद यहां बैठा है। अमीर शाहिद बाक्स ने आहिस्ता से कहा, मलिक अजीज, तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। तुमने एक बेगुनाह लड़के पर झूठा इल्जाम लगाया। तुमने एक कुएं का पानी जहरीला करने की कोशिश की और तुमने एक ईमानदार काजी को उसकी जगह से हटाया। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? मलिक अजीज ने कुछ देर तक खामोश रहकर कहा, हाकिम साहब, ये सब इल्जाम झूठे हैं। ये लोग मेरे साथ साजिश कर रहे हैं। अमीर ने हंसी, ना ठोसपन से ना ब्रत्तान अंदाज से, बल्कि एक वैसी हंसी जिसमें तसल्ली थी, जैसे वो कह रहा हो, तुम्हें मालूम है और मुझे भी मालूम है कि सच क्या है। तुमने अपना काम किया, अब मैं अपना करूंगा। अमीर ने अपने हुक्मनामे पर मोहर लगाई। मलिक अजीज की जागीरदारी से वो जमीन निकाल ली गई जो कुएं के आसपास थी। मलिक अजीज पर जुर्माना लगाया गया और सैयद नासिर हुसैन को दोबारा काजी की जगह बहाल कर दिया गया। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि सहील पर लगे सारे इल्जाम वापस ले लिए गए और उसकी दुकान को फिर से खोलने की इजाजत दे दी गई। जब यह फैसला हुआ तो दरना ने सहील की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी, मगर अब उसमें एक वैसा नूर भी था जैसे कोई दिया जल उठा हो। सहील ने अपनी आंखें बंद की और अंदर से एक वैसा सुकून महसूस किया जैसे कई महीनों के बाद उसने पहली बार सांस ली हो। जब सहील दरबार से बाहर निकला तो बाहर की हवा उसके चेहरे से टकराई। गुलाब की खुशबू आई, पक्षी गाए और आसमान ऐसा साफ था जैसे किसी ने उसे साफ कर दिया हो। दरना बाहर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आपने अच्छा काम किया सहील। आपने भी, सहील ने आहिस्ता से कहा, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया, बदला लेना नहीं आया। बस वो हासिल करना था जो हक था। सहील ने उसकी आंखों में देखा और उसे यकीन हो गया कि ये लड़की किसी भी तरह कम नहीं थी, ना अक्ल में, ना हिम्मत में, ना ठोसपन में। आपके अबूजान को सलाम कहूंगा। सहील ने कहा। दरना ने सर हिलाया। वो आपको पसंद करते हैं सहील। उन्होंने मुझसे कहा, यह लड़का अच्छा है, ईमानदार है और इसके अंदर एक वैसी आग है जो बुझती नहीं। सहील ने सर नीचा किया। उसकी आंखों से पानी छलका, मगर वो उसे छुपा नहीं पाया, क्योंकि अब छुपाने की जरूरत नहीं थी। खुदा आपको जजा दे, सहील ने आहिस्ता से कहा। दरना ने मुस्कुराकर कहा, खुदा सबको जजा देगा। और फिर वो चली गई, तंग गली में घुस गई और सहील के सामने सिर्फ वो खुशबू रह गई जिसके बारे में वो पहले दिन सोचा करता था। सहील घर गया। जब दरवाजा खोला तो अम्मी खड़ी थी। उनकी आंखें सहील के चेहरे पर थी, जैसे वो पूछ रही हो, क्या हुआ? सहील ने मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जिसने अम्मी की आंखों में पानी ला दिया। अम्मी, सब ठीक हो गया। ठीक का मतलब? इल्जाम वापस हो गया। मलिक अजीज को हुक्मनामा मिला। कुआं हमारा रहा। सब ठीक हो गया। अम्मी ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। फिर वो आगे बढ़ी और सहील को गले लगा लिया और रो पड़ी। लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उन आंसुओं में वो तकलीफ भी थी जो महीनों से जमा हो रही थी, और वो तसल्ली भी जो अब आई थी। अब्बू कमरे से आवाज आई, क्या हुआ? कौन रो रहा है? अम्मी ने आंखें पोंछ ली। कुछ नहीं अब्दुल रहमान, सब ठीक है। सहील कमरे में गया, अब्बू को सब बताया। अब्बू ने सुना और फिर उनकी आंखों में भी पानी आ गया, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, खुदा अकबर, खुदा ने सुन लिया। सहील बाहर आया और आसमान की तरफ देखा। बहार थी, फूल खिल रहे थे, पक्षी गा रहे थे, कुएं की तरफ से ठंडी हवा आ रही थी, और उसे एक वैसा एहसास हुआ जैसे खुदा ने उससे कहा, मैं था, हूं और रहूंगा। इस रात सहील ने पहली बार एक वैसी नींद सोई। अम्मी के आंसू रुक गए थे। अब्बू ने पूरी रात सोने की नींद ली और घर में एक वैसी खामोशी थी जो बोझ नहीं थी बल्कि सुकून थी। और सुबह जब सहील ने अपनी टोकरी उठाई, गुलाब के फूल, लाल, सफेद, हल्के गुलाबी, बाहर की सुबह, ताजी हवा
और उसके चेहरे पर एक वैसी मुस्कान थी जो अम्मी ने देखकर खुद भी मुस्कुरा दी। क्योंकि जिंदगी में बहार हमेशा नहीं रहता, मगर जो शख्स सब्र करता है, जो हक का साथ देता है, जो अपने अम्मी अब्बू की खिदमत में रहता है, खुदा उसके लिए ऐसा बहार लाता है जो कभी नहीं मिलता।